फरीदी की आंखें दबे हुए जोश का इजहार कर रही थीं। एक बार रुककर उसने सिगार सुलगाया और 2-3 लंबे कश लेने के बाद फिर टहलने लगा। खिड़की के करीब जाकर उसने इधर उधर देखा और नवाब रशीदुज्जमा के सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। एक बात समझ में नहीं आती कि वह इतनी देर रात गए किताब क्यों ढूंढता रहा। क्या इसके बारे में आपका कोई सख्त हुक्म था? बिल्कुल नहीं, नवाब साहब बोले। मैंने उससे शाम को कहा था कि किसी वक्त किताब ढूंढ लेना। मैंने उसे नहीं कहा था कि रात को ही ढूंढ ले। क्या आप कल पहले जैसे यहाँ आए थे? नहीं, जब से हादसे होने लगे हैं मैंने रात में यहाँ बैठना करीब करीब छोड़ दिया है। अगर कभी आता भी हूँ तो 10 बजे से पहले पहले उठ जाता हूँ। कल रात आए थे या नहीं? कल शाम ही से मेरी तबीयत भारी थी, इसलिए मैंने पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। ठीक, फरीदी ने कहा और टहलने लगा। आप बेकार परेशान हो रहे हैं, यह खुला हुआ शैतानी मामला है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। फरीदी ने उसे हाथ उठकर चुप रहने का इशारा किया। पुलिस वाले मुस्कुरा कर रहा गए। सिर्फ हमीद और गजाला ही खामोशी के साथ फरीदी की बदलती हुई हालत का जायजा ले रहे थे। तारिक के होंठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। फरीदी खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला, आप इसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं? हाँ, करीब करीब हमेशा। नवाब साहब ने सिर हिला दिया। वे फरीदी के उल्टे सीधे सवालों से कुछ उकताए हुए से नजर आ रहे थे। एक बात और, क्या आप पढ़ते वक्त एक बार पानी पीने के आदी हैं? हाँ, नवाब साहब हैरत से बोले, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? अभी बताता हूँ, फरीदी ने एक बार फिर खिड़की के करीब जाते हुए कहा। उसने खिड़की के बाहर सिर निकालकर इधर उधर देखा और नवाब साहब के पास लौट आया। आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो। जरा 2 मिनट के लिए इस कुर्सी पर बैठ जाए। फरीदी ने उस लाश के करीब वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नवाब साहब हैरत से उसका मुंह ताकने लगे। उम्मीद है आप बुरा न मानेंगे, ले यह जरूरी है। नवाब साहब कुर्सी पर बैठ गए। अब यह टोपी पहन लीजिए। फरीदी ने मेज पर पड़ी ही टोपी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब इंस्पेक्टर हंसने लगा। नवाब साहब भी नाराज हुए, लेकिन फरीदी की कड़ी नजरों ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरों पर एक बार फिर संजीदगी फैला दी। नवाब साहब ने टोपी पहन ली। मैं 1 मिनट में आया। फरीदी ने हमीद का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा। दोनों लाइब्रेरी के पीछे आकर खड़े हो गए। देख रहे हो हमीद, फरीदी ने कहा, खिड़की से सिर्फ नवाब साहब की टोपी दिखाई से रही है और उनकी पीठ हमारी तरफ है और उस खिड़की की ऊंचाई भी तुम देख रहे हो। तो क्या? हमीद की आंखों से हैरत की झलकियां दिखाई दी। तुम यहीं ठहरो और उनका ख्याल रखना। फरीदी ने खिड़की के नीचे पड़ी हुई एक टूटी हुई सुराही के ठीकरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमीद उसे हैरत से देखने लगा। इन पर नजर रखना, कोई इन्हें छूने न पाए, फरीदी ने कहा और लाइब्रेरी में चला गया। नवाब साहब उसकी तरफ देखने लगे। अब उठ जाइए, यहाँ का काम खत्म, फरीदी ने कहा। नवाब साहब उठ गए। हर एक की हैरान निगाहें फरीदी के चेहरे पर लगी हुई थी। अब अगर आप लोग एक दिलचस्प तमाशा देखना चाहें तो मेरे साथ आइए। फरीदी हेड कांस्टेबल की तरफ मुड़कर बोला, दीवान जी आप यहीं लाश के आपस ठहरिए। हेड कांस्टेबल के अलावा और सब लोग फरीदी के साथ लाइब्रेरी के पीछे आ गए। हमीद अभी तक खड़ा ठीकरों की निगरानी कर रहा था। फरीदी ने इधर उधर देखा। एक कमरे की खिड़की में लटके हुए पीतल के बड़े से गोले में एक भारी भरकम तोता बैठा ऊँघ रहा था। उसके एक पैर में सुनहरे रंग की एक जंजीर पड़ी हुई थी। जंजीर से दूसरा सिरा गोले में लटका हुआ था। बहुत खूबसूरत तोता है, फरीदी ने तारीफ करते हुए कहा। नवाब साहब उसका मुंह देखने लगे। क्या आप इसे यहाँ मंगवा सकते हैं? फरीदी ने नवाब साहब से कहा। क्यों नहीं, नवाब साहब ने कहा, लेकिन उनकी नज़रों में नफरत की झलकियां दिखाई दे रही थी। फरीदी ने इसे महसूस किया, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा कर रहा गया। नवाब साहब के इशारे पर एक नौकर तोते को खिड़की से उतार लाया। फरीदी खिड़की के नीचे पड़े हुए ठीकरों की तरफ बढ़ा। एक बड़ा सा ठीकरा जिसमें थोड़ा सा पानी था उठाकर तोते के करीब लाया और उसकी चोंच से लगा दिया। तोता पानी पीने लगा। अभी वह पानी पी ही रहा था कि तारिक का नेवला उछल कर फरीदी के हाथ पर आ गिरा। ठीकरा उसके हाथ से छूट गया। फरीदी ने मुस्कुराकर तारिक की तरफ देखा। मुझे अफसोस है जनाब। तारिक ने माफी मांगते हुए नेवले को पकड़ लिया। खेल वाकई बड़ा दिलचस्प है, नवाब साहब व्यंग्यात्मक अंदाज में बोले। देखते जाइए, असल खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, फरीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जरा एक खाली बोतल मंगवाइए, फरीदी ने नवाब साहब से कहा। फरीदी ने तोते को अपने हाथों में ले लिया।
उसके तेज निगाहें तोते का गहरा जायजा ले रही थी। हमीद, बाकी ठीकरों का पानी एहतियात से इस बोतल में डाल लो। फरीदी ने बोतल नौकर के हाथ से लेकर हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हालांकि यह मामला बहुतों की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हर एक की नज़र तोते की तरफ लगी हुई थी। अचानक तोते ने पंख फड़फड़ाने शुरू किया और देखते ही देखते लुढ़ककर जंजीर में झूल गया। अरे! नवाब साहब के मुंह से बेख्तियार निकला और उन्होंने झपटकर फरीदी के हाथ से तोता ले लिया। अरे, यह तो मर गया। नवाब साहब की आंखें हैरत से फटी हुई थीं। फरीदी उनकी बात सुन अनसुनी कर सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा। दरोगा जी, आप सेक्रेटरी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा सकते हैं और साथ ही यह मुर्दा तोता भी। तो क्या, सब इंस्पेक्टर इसके आगे न कह सका। जी हाँ, इस जहरीले तोते की भी जांच की जाए, क्योंकि सेक्रेटरी की मौत का जिम्मेदार जहर है। फरीदी ने इत्मीनान से कहा। जहर? नवाब साहब के मुंह से बेख्तियार निकला। जनाबे आला, फरीदी ने कुछ झुकते हुए कहा, और यह भी साफ रहे कि जहर देने वाले का निशाना खुद आप थे। वह तो कहिए कि सेक्रेटरी की मौत आ गई थी। मैं? नवाब साहब चौंक कर बोले। जी हाँ, मगर कैसे? बहुत ही मामूली बात है। आइए, लाइब्रेरी में चलकर आपको समझाऊं। फरीदी ने तारिक की तरफ मुस्कुराते ही देखा। सब लोग फिर लाइब्रेरी में चले आए। फरीदी की बात सुनकर गजाला की हालत बिगड़ रही थी। सेक्रेटरी की मौत की जिम्मेदार शायद आपकी टोपी है। फरीदी ने कहा। तुम पहेलियां बुझवा रहे हो, जो कुछ कहा हो साफ साफ कहो। नवाब ने साहब उकता कर कहा, मैं दिल का मरीज हूँ। ठहरिए, अभी आपने मुझे बताया कि आप कोई तेल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जरा इस टोपी का अंदर का हिस्सा सूंघिए। फरीदी ने टोपी नवाब साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नवाब साहब ने टोपी को लेकर सूंघ और सिर हिलाने लगे। ऐसी ही खुशबू उसके सिर में भी मौजूद है। फरीदी ने लाश की तरफ इशारा करके कहा, रात पड़ते वक्त शायद उसने आपको टोपी पहन ली थी। मैंने आपको यह टोपी पहनाकर उस कुर्सी में बैठने के लिए कहा था। बाहर जाकर देखा तो उधर से सिर्फ आपका सिर नजर आ रहा था और पीठ मेरी तरफ थी। जहर देने वाला समझा शायद आपकी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। मैंने आपसे पढ़ते वक्त बार बार पानी पीने के बारे में पूछा था। मेरा ख्याल सही निकला। मैं उस खिड़की पर अनगिनत गोले देखकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि यहाँ सुराही रखी जाती है और गोले उसकी भीगी हुई पेंदों के निशान के अलावा किसी और चीज के नहीं हो सकते। कातिल शायद आपकी इस आदत को अच्छी तरह से जानता था। उसने पीछे ही से हाथ बढ़ाकर यहाँ रखी हुई सुराही में जहर डाल दिया। यह तो अपने देखा ही है जहर कितना असरदार साबित हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में तोते की जान निकल गई। आपका सेक्रेटरी भी शायद बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, जैसा कि मेज पर रखी हुई एशट्रे से मालूम होता है, और गर्मियों में सिगरेट पीने के बाद प्यास जरूर लगती है। उसने सुराही का पानी पिया और फिर तो आप जानते ही हैं, कातिल बाद में अपनी इस हरकत को देखने आया और जल्दी में सुराही को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। उसकी यह जल्दबाजी किसी गलती के अचानक एहसास का नतीजा हो सकती है। उसने यह भी न सोचा कि सुराही की टूटने की आवाज सुनकर करीब के लोग जाग भी सकते हैं। फरीदी रुककर सिगार सुलगाने लगा। लेकिन यह आप कैसे कह सकते हैं कि मरने वाला उस वक्त भी यह टोपी पहने हुआ था, जब जहर देने वाले ने बाहर से देखा? सब इंस्पेक्टर ने कहा। उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। फरीदी ने कहा, यह मेरा अंदाजा है, जो गलत भी हो सकता है। बहरहाल, नवाब साहब को एहतियात से काम लेना चाहिए। एक सेक्रेटरी की जान लेने के लिए इतना उधम मचाने की क्या जरूरत हो सकती है? उधम से क्या मतलब? नवाब साहब बोले। जानवरों की मौतें, दरिंदों की आवाजें और आग उगलता हुआ कुआं। फरीदी ने कहा और सामने की दीवार आर नजरें गाड़ दे। वह कुछ सोच रहा था। तारिक अपने नेवले को कंधे पर बिठाए बेताबी से टहल रहा था। गजाला के चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह करीब करीब बेहोश होने वाली है। दरोगा जी, इस बोतल को सील कर दीजिए। फरीदी ने बोतल हमीद के हाथ से लेकर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसी बोतल में हमीद ने टूटी हुई सुराही के ठीकरों का पानी इकट्ठा किया था। फरीदी नवाब साहब की तरफ मुड़ा। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इतनी रात गए वह लाइब्रेरी में बैठा क्या कर रहा था। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2-2:30 बजे उसकी मौत हुई। क्या वह आपके घर में होने वाले हादसों से परेशान नहीं था? मेरा ख्याल है कि यहाँ रात को तो कोई अपने पलंग से उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकता होगा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, नवाब साहब बोले। फरीदी फिर ख्यालों में डूब गया। गजाला का दिल चाह रहा था कि वह बता दे कि उसने एक आदमी को एक रात कुएं में उतरते देखा था, लेकिन तारिक सामने ही खड़ा था। उससे आंख मिलते ही उससे अपना खून नसों में मानो जमता हुआ महसूस होने लगा।
उसने यह बात फरीदी को भी नहीं बताई थी। न जाने क्यों उसका ख्याल आते ही वह खुद से कांपने लगती थी। उसने उस वक्त तारिक के नेवले को फरीदी के हाथ से ठीकरा गराते भी देखा था। इस चीज ने उसके शक को और ज्यादा बढ़ावा दिया। फरीदी ख्यालों में डूबा हुआ टहल रहा था। तभी सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर बोला, दरोगा जी, मेरे ख्याल से अब लाश उठवाने का इंतजाम किया जाए। बहरहाल अब आपको दूसरी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। फरीदी साहब, हकीकत में आप जादूगर हैं। सब इंस्पेक्टर बोला। फरीदी ने कोई जवाब न दिया। सब इंस्पेक्टर लाश उठवाने का इंतजाम करने लगा। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में सिर्फ हमीद, फरीदी, गजाला, नवाब साहब और तारिक रह गए। फरीदी अभी तक ख्यालों में खोया हुआ था। टहलते टहलते वह किताबों की अलमारियों का जायजा लेने लगा। आपकी लाइब्रेरी बहुत शानदार है। वह नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला। वह तो सब ठीक है, लेकिन आप नाश्ता कब करेंगे? गजाला ने कहा। हाँ भाई, लो 9 बज गए। नवाब साहब ने चौंक कर कहा। अगर नाश्ता यहीं मंगवा लें तो बेहतर है, फरीदी ने कहा। नवाब साहब का सौतेला भाई परवेज एक पहलवान की गोद में चढ़ा हुआ दूध पी रहा था और साथ ही साथ तुतला तुतला का कुछ कहता भी जा रहा था। यह तमाशा नहीं, मेरी बदनसीबी है, नवाब साहब बोले। क्या मतलब? मेरा छोटा भाई परवेज, लगभग 8 साल हुए सिर में चोट लगने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। कभी मुझे उस पर फख्र था, आज भी जब मैं उसकी लाइब्रेरी में जाता हूँ तो आंसू निकल आते हैं। इतना काबिल और पढ़ा लिखा और उसका यह अंजाम। बर्लिन यूनिवर्सिटी से उसने फिलॉसफी में डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। अब बिल्कुल बच्चों की तरह जिंदगी बसर करता है। फरीदी गौर से सुन रहा था। अचानक हमीद हंसने लगा। परवेज पहलवान की गोद से उतरकर एक तितली के पीछे घुटनों के बल दौड़ने लगा। हमीद के इस हंसने पर फरीदी ने उसे घूर कर देखा। वह नहीं चाहता था कि नवाब साहब का दिल दुखे। अपने इन्हें किसी साइकेंट्रिस्ट को दिखाया। फरीदी ने नवाब साहब से पूछा, सब कुछ करके थक हार गया हूँ। वाकई बड़े अफसोस की बात है, फरीदी ने कहा और उसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद नाश्ते का सामान आ गया। सब लोग एक बड़ी मेज पर बैठ गए। समझ में नहीं आता कि जहर किसने दिया, नवाब साहब बोले। परेशान होने की जरूरत नहीं है, फरीदी ने कहा, लेकिन एहतियात जरूरी है। आप और गजाला काफी होशियार रहिए। मुझे 100% यकीन है कि यह हमला आप ही पर हुआ था। आखिर क्यों और वह कौन हो सकता है? नवाब साहब बेचैनी से बोले। वही जिसने यह सब स्वांग रचाया है। इस ख्याल में न रहिए कि यह कोई शैतानी मामला है। गजाला ने जिस वक्त जानवरों की मौत के बारे में बताया था उसी वक्त मैंने कह दिया था कि अब किसी आदमी का नंबर आने वाला है। नवाब साहब हैरान नजरों से फरीदी की तरफ देखने लगे। जनाबे आला, आपका नेवला मुझे बहुत पसंद है, फरीदी तारिक से बोला। शुक्रिया, तारिक मुस्कुराकर बोला। जिस वक्त यह उछला था मुझे यकीन हो गया था कि जरूर उस पानी में जहर मिला हुआ है। मैं आपका मतलब नहीं समझा, तारिक चौंक कर बोला। इसकी इसी खासियत पर शदागा कबीले के लोग इसे देवता समझते हैं। फरीदी सिगार सुलगता हुआ बोला, इस किस्म के खतरे की बू सूंघ लेना इसकी मामूली सी खासियत है। क्या आप कभी ब्राजील गए हैं? तारिक बोला। हाँ, एक जमाने में मुझे पुराने खजानों की तलाश का ख्वाब था, फरीदी ने कहा। अच्छा, तारिक दिलचस्पी जाहिर करते हुए बोला। इसी सिलसिले में ब्राजील भी जाना हुआ था, फरीदी लापरवाही के साथ बोला, लेकिन अफसोस है कि मानाउस से 100 मील भी आगे न जा सका। मानोज, मानाउज, तारिक बेचैनी से बड़बड़ाता हुआ कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। मानोज से 100 मील के फासले पर पश्चिम की तरफ अमेजन नदी के उत्तरी किनारे पर काले पहाड़ों का सिलसिला, जहां, मगर यह सब मैं क्यों बक रहा हूँ? कोई हर्ज नहीं, मैं काफी दिलचस्पी ले रहा हूँ, तारिक ने नेवले को कंधे से उतारकर गोद में बिठाते हुए कहा। फिर किसी वक्त बताऊंगा। क्या आपको भी खजानों से दिलचस्पी है? नहीं, कोई ऐसी खास दिलचस्पी तो नहीं, अलबत्ता मुझे सैर करने का जरूर शौक है, तारिक ने कहा। खैर, यह शौक भी बुरा नहीं, फरीदी ने नवाब साहब की तरफ अचानक मुड़ते हुए कहा। मैं आपके स्वर्गीय सेक्रेटरी के बारे में कुछ मालूमात करना चाहता हूँ। किस किस्म की मालूमात? नवाब साहब ने पूछा। पहली बात यह कि वह आपके यहाँ कितने दिन से नौकरी कर रहा था। उसकी परवरिश ही इस घर में हुई थी। उसका कोई रिश्तेदार? कोई नहीं, बहुत पहले मुझे एक पुराने मंदिर के पास पड़ा मिला था। उस वक्त उसकी उम्र 2 साल से ज्यादा न थी। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा। उसका कोई दुश्मन? मेरा ख्याल है कि कोई नहीं, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा आदमी था। क्या आप बता सकते हैं कि वह किस किस्म की किताबें पढ़ा करता था? यह बताना मुश्किल है। अपने कौन सी किताब ढूंढने के लिए उसे भेजा था? एक किताब जो इसी इमारत के बारे में थी, फरीदी अचानक उछल पड़ा।
इस इमारत के बारे में क्या आपने उस पढ़ा था? हाँ, एक बार दो एक पन्ने को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। कोई खास बात थी उसमें? जाहिर ही कि अगर कोई खास बात होती तो दो ही एक पन्ने पढ़कर क्यों रह जाता। ओह, खास बात जरूर थी, मगर खैर, यह बताइए कि अचानक आपको उसे तलाश कराने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? फरीदी ने कहा। नवाब साहब फिर कुछ उकताए हुए से नजर आने लगे। इन सवालों का इस हादसे से क्या ताल्लुक? नवाब साहब ने कहा, बहुत बड़ा ताल्लुक है। मेरे सवाल आपको बेकार मालूम हो रहे हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका कुछ इसी तरह का है। मैंने उस किताब का बयान तारिक से यूं ही बातचीत के दौरान किया था। उन्होंने उसे देखने की ख्वाहिश जाहिर की। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप उसे क्यों देखना चाहते थे? फरीदी अचानक तारिक की तरफ मुड़कर बोला, बात यह है कि मुझे पुरानी इमारतों में दिलचस्पी है। तारिक ने जवाब दिया, मैंने सोचा हो सकता है इसमें कोई बात मेरी मालूमात में इजाफा करने वाली हो। वह कितनी पुरानी रही होगी? फरीदी ने पूछा। ठहरो, मैं अभी दिखाता हूँ, नवाब साहब ने उठते हुए कहा। बेकार, फरीदी ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, वह अब यहाँ मौजूद नहीं। क्या मतलब? मेरा ख्याल गलत था, फरीदी ने कहा, दरअसल वह किताब ही आपके सेक्रेटरी की मौत की जिम्मेदार है। फरीदी तारिक की तरफ देखने लगा, वह फरीदी को घूर रहा था। आंखें मिलते ही वह दूसरी तरफ देखने लगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आप कह रहे थे कि वह किताब इस इमारत के बारे में थी। फरीदी ने नवाब साहब के सवाल को नज़रअंदाज करते हुआ कहा, क्या आप अंदाजे से भी उसकी तारीख मुझे नहीं बता सकते? वह किताब 300 साल पुरानी रही होगी। नवाब साहब बोले। 300 साल? फरीदी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, मगर यह इमारत तो नए तर्ज की है। जिस हिस्से में आप बैठे हुए हैं उसे बने ज्यादा दिन नहीं हुए। पुरानी इमारत तो कभी की खत्म हो चुकी है। उसके कुछ खंडहरों का हिस्सा अभी तक बाकी है। ओह, तब तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सेक्रेटरी की मौत किताब की वजह से ही हुई है। मगर कैसे? नवाब साहब बेचैनी से बोले। इस किताब में उस इमारत के बारे में कोई गहरा राज लिखा था। फरीदी ने कहा, यही वजह है कि वह निडर होकर रात को भी लाइब्रेरी में बैठा रहा, जबकि दूसरे अपने कमरों से निकलने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त और कौन कौन मौजूद था जब आपने उसे किताब तलाश करने की हिदायत दी थी? शायद मेरे और तारिक के अलावा और कोई भी नहीं था। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा। मगर वह राज क्या हो सकता है? वह राज? फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला, अगर वह राज आपको मालूम हो जाता तो आपके घर में होने वाले हादसे आपको नजरों में खेलकूद से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। यानी, अभी फिलहाल मैं इस चीज पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, यह सब हकीकत में खेल तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नवाब साहब खामोश हो गए, लेकिन उनके बेचैनी आंखों से जाहिर हो रही थी। चलिए, मैं आप लोगों की आपके कमरे दिखा दूं, गजाला ने उठते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। नवाब साहब भी उठते हुए बोले। अब यह मुझे समझने दीजिए, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तुम्हारी बात से ऐसी ही उम्मीद है, खुदा हमारी परेशानियां दूर करे, नवाब साहब ने कहा और बाहर चले गए।